मैंने बताया कि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण इतिहास के लिए सच है, लेकिन किसी भी विषय की अगर बात करें, आपके परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ सूचनाओं का संग्रहण करके आप उस सब्जेक्ट में अच्छे अंक नहीं ला सकते। अब इसको थोड़ा समझना होगा कि उस विषय के समझ के साथ साथ किसी भी विषय की अगर बात करें, यहाँ इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, और अन्य विषयों में भी क्या होता है कि आपको वर्तमान, भूत वर्तमान और एवं भविष्य के साथ उस सब्जेक्ट का अंतः संबंध और सातत्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको ये अंतः संबंध या दृष्टिकोण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह दृष्टिकोण या अप्रोच आपका महत्वपूर्ण होता है, और यही अप्रोच आपको मैंने पूर्व में भी बताया है, यही अप्रोच आपको इंटरव्यू या साक्षात्कार में भी मदद करता है। तो साक्षात्कार की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है, बल्कि आपको साथ साथ में, आपके दृष्टिकोण के साथ साथ में वो चलते रहता है। तो अगर हम लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं की बातें करें तो एक प्रशासक के रूप में एक दृष्टिकोण की उम्मीद आयोग आपसे हर हमेशा करेगा और करता है। तो ऐसे में आप मान ले कि भाई जो सभी विषयों के लिए सच है वो इतिहास के लिए भी सच है। अब हम यहां इतिहास को पुनः समझते हैं कि इतिहास जो है तथ्य, दृष्टिकोण, अनुसंधान, व्याख्या का सामंजस्य को प्रस्तुत करता है। इतिहास क्या होता है? तथ्य, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, अनुसंधान, व्याख्या, ये सबों का मिला जुला रूप, सबों का सामंजस्य होता है इतिहास में। और ये इन व्याख्या के बाद भूत, वर्तमान, भविष्य, के साथ अंतः संबंध तो बताता ही है, अंतः संबंध के साथ अंतः संबंध बताता ही है, साथ ही साथ इसमें सातत्य और एवं प्रासंगिकता भी होती है। मतलब इतिहास जो है सिर्फ फैक्ट का कलेक्शन नहीं है, तथ्यों का संग्रहण नहीं है, घटनाओं का संग्रहण नहीं है, बल्कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ उसका अंतर संबंध बताता है, सातत्य यानी कंटिन्यूटी बताता है, साथ ही साथ अभी के लिए वो कितना प्रासंगिक है वो भी बताता है। साहित्य के इतिहास के लिए भी वही सच है। साहित्य के इतिहास की अगर बात करें अगर साहित्य के इतिहास की बात करें अगर हम, तो उसके लिए भी ये सच उतना ही बड़ा सच है कि इसके लेखन के लिए, साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए भी क्या चाहिए? तथ्य चाहिए,
तथ्य रहेंगे तभी तो लिखा जाएगा। फिर दूसरा बिंदु, इसके लिए भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण चाहिए। तीसरा, घटनाएं, यह भी महत्वपूर्ण होता है। अब इन सब चीजों का संग्रहण कहां से होगा? इसके लिए हमको क्या करना होगा? इन सब चीजों के लिए हमको पहला पुराने साहित्य या लोक साहित्य से गुजरना होगा। जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य के लिए तथ्यों का संग्रहण के लिए उसके पुराने लोक समझना होगा कि पुराने साहित्य और लोक साहित्य जो हैं, जो जगह जगह बिखरे पड़े हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा। दूसरा कि कुछ लोग का व्यक्तिगत अनुसंधान था, कुछ लोग के पास बहुत सारी पांडुलिपियां रही हैं, वो खोजी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, तो उनके पास जो है व्यक्तिगत, उन्होंने कुछ संस्थाएं भी बनी जो कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के साहित्य के इतिहास लेखन के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने काम किया, तो उनका सामूहिक अनुसंधान भी रहा है। तो व्यक्तिगत अनुसंधान और सामूहिक अनुसंधान से गुजरना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का यहाँ अर्थ ये है, मैं जो बातें कहना चाहता हूँ कि साहित्य के इतिहास, जिस तरीके से इतिहास जो लिखा जाता है उसके लिए तथ्य चाहिए, घटनाएं चाहिए, पुरातात्विक अवशेष चाहिए, कई चीजें वहां चाहिए, तब जाकर वो उसका डिसाइफर करके वो लोग उससे क्या करते हैं, इतिहास का लेखन करते हैं। लेकिन साहित्य के इतिहास की जब बातें आएगी तो साहित्य के इतिहास के लिए भी वही सच होगा और तथ्य चाहिए, इतिहास, इसके लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण, घटनाएं चाहिए। तो ये तथ्य और घटनाएं कहां मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपके पुराने साहित्य या लोक साहित्य से में मिलेंगे। वो किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत अनुसंधान किया या सामूहिक अनुसंधान किया, कुछ ऐसे संस्थाएं थे जो हिंदी साहित्य के विकास के लिए कार्य कर रहे थे, उन्होंने अनुसंधान किया, वहां से पता करना होगा हमें। तो अब आपको ये, जब इन चीजों से आप गुजरते हैं तब कुछ बिंदु आपको पता चलता है। फिर आते हैं एक अन्य बिंदु पे कि इसके अलावा आपको कुछ प्रमाणिक ग्रंथों से भी गुजरना पड़ेगा। कुछ पुराने प्रमाणिक ग्रंथ थे जिससे आप गुजरते हैं तो तात्कालीन उस समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां पता चलती है और वो परिस्थितियों से आप तात्कालीन समाज, भाषा, अन्य चीजों की जानकारी आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कि जब ये सभी चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाता है तब आपके पास तथ्य और घटनाएं उपस्थित होती है, और तथ्य और घटनाएं जब उपस्थित होती हैं आपके पास तो आप जो है इतिहास लेखन के दिशा में आप बढ़ पाते हैं। और
कि प्रामाणिक, मैंने बताया कि प्रामाणिक ग्रंथों से भी आपको गुजरना पड़ता है। ये प्रामाणिक ग्रंथ जो है इसमें तत्कालीन समाज की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गतिविधियों की जानकारी मिल पाती है। और ये इतिहास लेखन में आपका, साहित्य के इतिहास लेखन में ये सभी तीनों बिंदु आपको सहयोग करता है। अब ये इन सबों के संकलन के पश्चात ही आप इतिहास लेखन कर सकते हैं। अब आते हैं इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों पे। ये सारे संकलन हो जाने के बाद इतिहास लेखन की विविध, साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां क्या है। साहित्य के इतिहास के विभिन्न पद्धतियां। पहला, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरा, कालानुक्रम पद्धति। तीसरा, वैज्ञानिक पद्धति। चौथा, विधेयवादी पद्धति। पांचवा, विधेयवादी पद्धति। पांचवा, समाजशास्त्रीय पद्धति। अब पहला बिंदु पे आते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अल्फाबेट ABCD क ख ग घ वर्ण, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ण के क्रम के अनुसार इन्होंने इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत किया। अब सबसे पहला क्या था कि एक फ्रेंच थे, गार्सा द कासी, ठीक है, सॉरी गासी, काशी लिख दिए, सॉरी। अब ये
गारसादा, ठीक है, एवं शिव सिंह। दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, शिव सिंह सेंकर। गारसा दत्तासी, ठीक है, और गारसा दत्तासी, ठीक है, गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, ठीक है। ये दो नाम ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया। शुरुआती दौर में हिंदी साहित्य के कुछ इतिहासकारों का, कुछ रचनाकारों का नाम का संग्रहण किया और संग्रहण करके वर्ण के क्रम के अनुसार इन्होंने सजा दिया, अरेंज कर दिया। और जब अरेंज कर दिया तो जो अल्फाबेट में ऊपर के थे वो ऊपर आ गए, जो नीचे थे नीचे आ गए। लेकिन ज्यों-ज्यों तथ्यों का नए नए तथ्य आए और अनुसंधान होने लगे तो ये पद्धति अपने आप ही समाप्त हो गई। बस ये शुरुआती दौर की पद्धति थी। इसलिए ये दोनों इतिहासकारों का नाम आपको ध्यान में रखना है, गारसा दत्तासी और ओम शिव सिंह सेंगर। इन्होंने क्या किया कि फिर से एक बार थोड़ा रिपीट कर लें कि कई जगहों से इन्होंने सूचनाओं का संग्रहण किया, रचनाकारों का रचना के बारे में, और ये संग्रहण करके अल्फाबेट के क्रम के अनुसार इन्होंने इसको अरेंज कर दिया। लेकिन ज्यों-ज्यों तथ्यों के बारे में जानकारी होते गए, आपकी जानकारियां बढ़ी, अनुसंधान बढ़ा, ये पद्धति अपने आप आउटडेटेड हो गया और बाहर हो गया। अब आते हैं कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में भी नाम से ही पता चल रहा है ये कि काल के क्रम के अनुसार इसमें इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की गई। अब काल क्रम में की बातें जब आई तो कालक्रम किसका कालक्रम, ये बातें आई कि रचनाकार का कालक्रम या उनकी रचना का कालक्रम। तो यहां पे काल निर्धारण को लेकर एक प्रश्न आया कि भाई काल निर्धारण कैसे किया जाए। काल निर्धारण के लिए आया कि रचनाकार का जन्मदिन, जन्म तिथि की बातें आई। दूसरी बातें आई कि रचना की तिथि, कि भाई किसका काल रखा जाए और कहां से इतिहास लेखन किया जाए, रचनाकार का जन्म तिथि या रचना की तिथि। अगर बात इतिहास लेखन की हो तो और बातें फिर साहित्य के इतिहास लेखन पे आते हैं तो क्या साहित्य का इतिहास कवि या उसकी रचनाओं का जन्म तिथि या उनका रचना तिथि इतिहास हो सकता है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा उत्तर होगा नहीं, यह संभव नहीं है। क्योंकि जब साहित्य में के इतिहास में काल की बातें होगी तो आगे हम पढ़ेंगे भी द्विवेदी युग है, फिर आप प्रेमचंद का युग भी पढ़ेंगे। तो वो अगर वो युगों को आप पढ़ते हैं तो वो एक खास, वो कवि विशेष या रचनाकार विशेष जो हैं वो एक शैली ही विकसित कर देते हैं और उस काल में कई रचनाकार उसी शैली में लिख रहे होते हैं, उसी फॉर्मेट में वो लिख रहे होते हैं। और वो जो लिख रहे होते हैं तो उसके प्रतिनिधि एक तरह से प्रेमचंद होंगे या द्विवेदी हो गए, तो उनके नाम पे उस युग का नाम दिया गया।
तो वो प्रश्न अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। लेकिन यहां पर क्या है, जब इतिहास शुरुआती दौर पे गुजर रहा था, जहां इतिहास लेखन की शुरुआत हो रही थी, अगर उसकी बात करें तो क्या वहां जब शुरुआती दौर में क्या रचना की तिथि या रचनाकार की तिथि के आधार पे हम इतिहास लेखन कर सकते हैं? तो शायद नहीं। अब जब बात करें इतिहास लेखन के, तो जब साहित्य में जब बातें करते हैं तो कोई भी रचना जब आता है, रचना लिखते हैं, तो रचना के साथ क्या आता है, उसका परिवेश अनायास ही आ जाता है। आप इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर गोदान की बात करें, मैला आंचल की बातें करें, तो जब वो रचना हो रहा है तो वो उस कालक्रम का पूरा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति तो आती ही है, वर्णन होता ही है। साथ साथ रचनाकार जो होता है उसके भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की जो वो रचनाएं लिखे, भले ही उस रचना का परिवेश मान लिया जाए, जयशंकर प्रसाद अगर की बातें करें, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त के नाटक लिख रहे हैं, तो वो नाटक का जो नाटक में कैरेक्टर के हिसाब से वो परिवेश तो रचते ही हैं, लेकिन साथ साथ तात्कालिक टाइम का, तात्कालीन समय का स्वतंत्रता आंदोलन क्या उसमें समाहित नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इस रूप में आप समझ सकते हैं कि ये परिवेश जो होता है, एक तरफ रचना का परिवेश होता है, तो दूसरी तरफ क्या आता है, रचनाकार का भी परिवेश आ जाता है। इस कालानुक्रम पद्धति का शुरुआत डॉक्टर ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने किया था, और मतलब वही अपनाए थे इस पद्धति को, लेकिन यह पद्धति भी इतिहास लेखन के विस्तृत उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए यह पद्धति भी इतिहास लेखन के पद्धति के लिए अनुपयुक्त साबित हुआ। अब मैं आता हूं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक पद्धति। यह भी नाम से प्रतीत होता है कि ये पद्धति को शोध पर, यह पद्धति शोध पर आधारित रहा होगा। सही बात है कि ये पद्धति शोध पर आधारित था। इस अनुसंधान हुए, शोध हुए, शोध के आधार पर जो तथ्य निकल कर आए उसके आधार पे इतिहास लेखन हुआ। लेकिन शोध जो हुआ, शोध से क्या निकला? तथ्य। और तथ्यों की पुष्टि भी शोध ने कर दिया। कोई एक खास फैक्ट निकल के आए कि अगर हम बात करें इतिहास में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में अगर घोड़े का दांत मिल रहा है या घोड़े के अवशेष मिल रहे हैं, कुत्ते के अवशेष मिल रहे हैं, तो मान के चलते हैं, मालिक के साथ कुत्ते दफनाए हुए मिलते हैं, तो मान के चलते हैं कि भाई वो जो है कुत्ता जो था, जैसे आज मानव सभ्यता में साथ साथ चल रहा है कुत्ते पालने की प्रथा, तो उस समय भी कुत्ते पालने की प्रथा थी, तभी उसको मालिक के साथ दफनाया गया। घोड़े का अवशेष मिल रहा है, तो उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंत में आते आते घोड़े का प्रयोग होने लगा था, ये मानते हैं हम लोग। तो वैसे ही शोध जब होता है, शोध करते हैं तो तथ्य निकल के आते हैं, तथ्य की पुष्टि
शोध के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा होता। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ शोध और तथ्यों की पुष्टि भर है? अगर इतिहास की बातें करें तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये शोध और तथ्य, ये क्या है? यहां पर दृष्टिकोण, का अभाव है। और जब दृष्टिकोण नहीं है तो सम्यक इतिहास की रचनाएं नहीं हो सकती। रचना संभव नहीं है। भले ही ये तथ्य इतिहास लेखन में सहयोग करे, ये शोध इतिहास लेखन में सहयोग करे, लेकिन बिना दृष्टिकोण का और व्याख्या के, बिना दृष्टिकोण और व्याख्या के ये तथ्यों का संग्रहण मात्र रहेगा, जिसकी पुष्टि शोध द्वारा हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तथ्यों का संग्रहण बन जाएगा। तथ्यों का संग्रहण मात्र बनकर रह जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिक पद्धति जो है वो भी इतिहास लेखन की सही पद्धति साबित नहीं होती है। अब मैं आता हूं अगला, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति की बातें अगर करें तो विधेयवादी का अनुवाद क्या है? पॉजिटिज्म। पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म का मतलब हुआ इस की जानकारी जो देते हैं, इस पद्धति के जन्मदाता है ताय। इनका मानना है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए जातीय परंपरा, इनके अनुसार इतिहास को समझने के लिए जातीय परंपरा एवं राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण, राष्ट्रीय एवं सामाजिक वातावरण जरूरी होता है। और दोनों का अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा ही साहित्य लिखा जा सकता है। दोनों के अवलोकन एवं विश्लेषण से इतिहास लिखा जा सकता है। इतिहास लेखन संभव है। अब जब ताय ने कहा कि जातीय परंपरा और राष्ट्रीय सामाजिक जो वातावरण है, दोनों का अवलोकन और विश्लेषण के द्वारा ही इतिहास लिखा जा सकता है,
तो बात आई जब इतिहास लेखन की, तब यहां देखा ये गया कि यहां पे विदेयवादी जो थे इतिहास लेखन में जो सामाजिक परिस्थितियां जो थी और परंपरा जो था, ये विदेयवादी इसी को जोर दे रहे थे। विदेयवादी का आग्रह इस पे था। आग्रह इससे था, तो इतिहास क्या हो गया, एकांगी हो रहा था। अब जब परंपरा को आप छोड़ के चलेंगे, जब किसी भी इतिहास लेखन में अगर परंपरा को आप ध्यान नहीं देते हैं, परंपरा को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि कई बातें होती है, जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे, अन्य चीजों को पढ़ेंगे, तो परंपरा इतनी महत्वपूर्ण होती है कि आपके कल्चर से आपका बहुत चीजों का पता वो देता है। तो अगर परंपरा पर ये जोड़ कम देते थे विदेयवादी, अतः इतिहास लेखन जो है कमजोर पड़ रहा था। तो इस तरीके से ये मामला भी, विदेयवादी पद्धति भी इतिहास लेखन के लिए सुटेबल पद्धति नहीं साबित हो रहा था। अब आते हैं समाजशास्त्रीय पद्धति।